क्या यह मुमकिन है कि साल 2003 में हुआ इराक का युद्ध सिर्फ तेल, सद्दाम हुसैन या हथियारों के लिए नहीं था? क्योंकि अमेरिकी सेना के इरादों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छुपा था जो इस दुनिया से छुपाया गया था। क्योंकि अमेरिकी सेना जिस चीज़ के लिए वहां आई थी या जो चीज़ लेने वो आई थी वो इस धरती का था ही नहीं। ये कहानी 10 अप्रैल 2003 की है, जब इराक की राजधानी बगदाद जल रही थी। चारों तरफ बम धमाकों का धुआं था और चीख पुकार मची थी। इसी अफरा तफरी के बीच कुछ लोग इराक के नेशनल म्यूजियम की तरफ बढ़ते हैं। अजीब बात यह थी कि म्यूजियम से महज 100 कदम की दूरी पर अमेरिकी फौज के भारी भरकम टैंक तैनात थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, वायरलेस पर गूंजते आदेश थे और वो सब कुछ साफ साफ देख भी सकते थे। लेकिन अगले 3 दिनों तक जब लुटेरे उस ऐतिहासिक इमारत के भीतर तबाही मचा रहे थे, वे टैंक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। फौजियों ने एक उंगली तक नहीं हिलाई। 3 दिनों के भीतर इंसानी सभ्यता के इतिहास की लगभग 15,000 बेशकीमती चीजें गायब कर दी गईं। जब अप्रैल के मध्य में इस भारी भरकम लूटपाट की जांच शुरू हुई तो अमेरिकी सरकार ने मरीन रिजर्व के कर्नल मैथ्यू बागडोनस को इसकी कमान सौंपी। मैथ्यू कोई आम फौजी नहीं थे। अपनी सिविलियन जिंदगी में वो मैनहट्टन के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुके थे, यानी एक शातिर सरकारी वकील। उन्हें अपराध की परतों को खोलना और झूठ को पकड़ना बखूबी आता था। इसके साथ ही उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से प्राचीन इतिहास की पढ़ाई की थी और वे अरबी भाषा भी बहुत अच्छी तरह बोलते थे। जब कर्नल मैथ्यू ने म्यूजियम के टूटे हुए दरवाजों के भीतर कदम रखा तो वे एक फौजी की तरह नहीं बल्कि एक खोजी जासूस की तरह आगे बढ़े। उन्होंने हर एक सेकंड पैरों के निशान और बिखरे हुए कागजातों को देखना शुरू किया। शुरुआती कुछ घंटों में वहां का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। पब्लिक गैलरी के शीशे के शोकेस तोड़े जा चुके थे। फर्श पर पुरानी कलाकृतियों के टुकड़े बिखरे थे। म्यूजियम की सुरक्षा में तैनात 17 गार्ड 7 अप्रैल को ही अपनी जान बचाकर भाग चुके थे, क्योंकि एक मुठभेड़ के दौरान अमेरिकी टैंकों ने सीधे म्यूजियम की दीवार पर गोले दाग दिए थे। म्यूजियम के डायरेक्टर भी 6 अप्रैल को ही चाबियां सौंप कर जा चुके थे। पूरी इमारत अब खाली थी और उसके भीतर एक बहुत ही अजीब खेल खेला जा चुका था। एक वकील के नजरिए से जब मैथ्यू ने पब्लिक गैलरी का मुआयना किया तो उन्हें पहला झटका लगा। वहां लूटपाट तो हुई थी, लेकिन वो बस ऊपर ही ऊपर हुई थी। कई ऐसी बेशकीमती चीजें जिन्हें कोई भी आम चोर सबसे पहले उठाता, वो अपनी जगह पर सुरक्षित ही रखी थी। लुटेरों ने उन्हें छुआ तक नहीं था। मैथ्यू समझ गए कि जो लोग यहाँ आए थे वो आम चोर या भूखी जनता नहीं थी। उनका मकसद कुछ और ही था। मैथ्यू गहराई से जांच करते हुए म्यूजियम के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी। म्यूजियम का तहखाना यानी बेसमेंट। ये एक बेहद सुरक्षित एयर कंडीशनर वाली जगह थी जहां लॉकर और मजबूत अलमारियां बनी हुई थीं। यहाँ म्यूजियम का वो खजाना रखा जाता था जिसे दुनिया से छिपाकर सुरक्षित रखा जाता था। इस जगह का रास्ता सिर्फ वहां के गिने चुने स्टाफ को ही मालूम था और यही वो मोमेंट था जिसने कर्नल मैथ्यू के होश उड़ा दिए। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा असली ऑपरेशन तो इसी अंधेरे तहखाने में अंजाम दिया गया था। वहां एक खास कमरा था और उस कमरे के भीतर एक खास अलमारी थी। उस अलमारी के ऊपर छोटे छोटे बक्से रखे हुए थे जिनमें डॉक्टर लामिया अल गैलानी नाम के क्यूरेटर ने सुमेरियन सभ्यता की सिलेंडर सील्स यानी कि बेलनाकार मोहरें रखी थी। ये सील्स कोई आम पत्थर नहीं थे बल्कि हजारों साल पुरानी इंसानी सभ्यता के पहले लिखित दस्तावेज थे। मैथ्यू ने जब इन बक्सों को देखा तो वे पूरी तरह खाली थे। लगभग 5000 सुमेरियन मोहरें इस तहखाने से गायब हो चुकी थी। अब मैथ्यू के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। जिस तहखाने का नक्शा बाहर की दुनिया में किसी को मालूम नहीं था, वहां पहुंचकर लुटेरों ने सिर्फ उन्हीं बक्सों को कैसे निशाना बनाया? क्या उन्हें पहले से पता था कि वे चीजें कहां रखी हैं? ये लूटपाट नहीं बल्कि एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक थी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तो इसके 13 साल बाद सामने आया, जब ब्लैक मार्केट में इराक की लूटी गई हर एक चीज धीरे धीरे बिकने के लिए आ गई। मगर वो 5000 सुमेरियन मोहरें आज तक दुनिया के किसी भी कोने में दोबारा दिखाई नहीं दी। वे आसमान में उड़ गई या जमीन निगल गई, किसी को नहीं मालूम। आखिर उन मोहरों में ऐसा क्या छिपा था जिसे पाने के लिए पूरी अमेरिकी सेना खामोश खड़ी रही? कर्नल मैथ्यू बोगडानोस अभी म्यूजियम के उस खाली तहखाने के रहस्य से जूझ ही रहे थे कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और डरावना सच सामने आने लगा। ये तबाही सिर्फ बगदाद के एक म्यूजियम तक सीमित नहीं थी,
बल्कि अमेरिकी सेना पूरे इराक में कुछ ऐसा कर रही थी जिसका मिलिट्री के नियमों से कोई लेना देना नहीं था। सोचो जरा, जब दो देशों के बीच जंग होती है तो फौज का मुख्य काम होता है दुश्मन के हथियारों को तबाह करना और उनके ठिकानों पर कब्जा करना। लेकिन इराक में अमेरिकी फौज सबसे पहले उन जगहों की तरफ भाग रही थी जो हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत थी। इन्हीं में से एक जगह थी तलील एयरबेस, जो दक्षिणी इराक के रेतीले मैदानों में स्थित थी। मिलिट्री के हिसाब से इस एयरबेस पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी था और अमेरिकी सेना ने पहले ही दिन इस पर कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस एयरबेस के बिल्कुल पास ही खड़ा था द ग्रेट ज़िगुरैट ऑफ उर, यानी लगभग 4100 साल पुराना एक विशाल सीढ़ीदार पिरामिड। ये पिरामिड इंसानी इतिहास के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण ढांचों में से एक है, जो दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के पैदा होने से भी सदियों पहले से वहां खड़ा था। जैसे ही अमेरिकी फौज ने एयरबेस संभाला, उन्होंने उसी दिन इस प्राचीन पिरामिड की घेराबंदी कर दी और आम जनता के लिए इसके सारे रास्ते बंद कर दिए। और ये नाकेबंदी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 6 सालों तक जारी रहा। आखिर एक पुराने पत्थरों के पिरामिड के अंदर सेना 6 साल तक क्या पहरा दे रही थी? ये अजीब खेल बेबीलोन के खंडहरों के साथ भी खेला गया। अप्रैल 2003 में अमेरिकी सेना ने राजा नबूकदनेस्सर के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन के अवशेषों के ठीक ऊपर 150 हेक्टेयर का एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप बना दिया। अमेरिकी फौज के भारी भरकम टैंक उस इश्तार गेट के 2500 साल पुराने ऐतिहासिक रास्तों पर बेधड़क दौड़ने लगे, जो कभी उस शहर का मुख्य शाही प्रवेश द्वार हुआ करता था। उन टैंकों के भारी वजनी टायरों और चेनों ने राजा नबूकदनेस्सर के जमाने के उस प्राचीन पत्थरों को कुचलकर मलबे में तब्दील कर दिया। इतिहासकार चिल्लाते रहे, लेकिन सेना ने उनकी एक न सुनी। और इन सब के बीच सबसे खौफनाक सुराग उस तलील एयरबेस के आसपास रहने वाले इंसानों से मिला। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में दर्ज किया कि तलील के इलाके में पैदा होने वाले बच्चों में अचानक से बेहद अजीब और डरावने जन्मजात विकार देखे जाने लगे। बच्चों के शरीर की बनावट में ऐसी कमियां और विकृतियां थीं जो पूरे इराक में कहीं और नहीं देखी गई थी। ये सब देख के अजीब लगता है ना, कि जहाँ प्राचीन इतिहास के केंद्र हुआ करते थे, वहीं की आबो हवा में अचानक ऐसा क्या जहर घुल गया था। ये सब कर्नल मैथ्यू की म्यूजियम वाली जांच का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये इस बात का सबूत जरूर था कि अमेरिकी फौज जिन जगहों को सबसे पहले अपने कब्जे में ले रही थी, वहां पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही अस्वाभाविक घटना घट रही थी। खैर, कर्नल मैथ्यू ने अपनी जांच पूरी की और एक विस्तृत सरकारी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि शुरुआती खबरों में जो 1,70,000 चीजें चोरी होने का दावा किया गया था, वो एक बहुत बड़ा झूठ था। असल में लगभग 15,000 ही चीजें गायब हुई थी। लेकिन रिपोर्ट का दूसरा निष्कर्ष सबसे बड़ा धमाका था। मैथ्यू ने आधिकारिक भाषा में लिखा कि चोरों को म्यूजियम के सुरक्षा इंतजामों, चाबियों और गुप्त रास्तों की गहरी और अंदरूनी जानकारी थी। वे सीधे तहखाने में घुसे, उन्होंने खास बक्सों को खाली किया और सुमेरियन मुहरें लेकर गायब हो गए। ये रिपोर्ट सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। लेकिन उस सबसे बड़े सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में कहीं नहीं था कि बाहर खड़े अमेरिकी टैंक 3 दिनों तक तमाशा क्यों देख रहे थे। जाहिर है, वर्दी पहने किसी भी फौजी अफसर को इस बात का जवाब देने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन इसी दौरान इराक से काफी दूर वाशिंगटन डीसी में बैठा एक शख्स, जो कोई वर्दी नहीं पहनता था, अपनी मेज पर बैठकर एक ऐसा रिसर्च पेपर लिख रहा था जो इस पूरी जंग की हकीकत को हमेशा के लिए पलटने वाला था। आखिर उस पेपर में क्या लिखा था? साल 2003 की सर्दियों में वाशिंगटन डीसी के एक शांत कमरे में बैठे डॉक्टर माइकल साला इराक से आ रही खबरों के एक एक पन्ने को खंगाल रहे थे। वो एक एक्सोपॉलिटिक्स शोधकर्ता थे, जिनका काम ही उन सुरागों को ढूंढना था जो सरकारें दुनिया से छिपाती हैं। जब उन्होंने कर्नल मैथ्यू की रिपोर्ट, म्यूजियम के तहखाने की रहस्यमय लूटपाट, गायब हुई 5000 मुहरें और पिरामिड की 6 साल लंबी नाकेबंदी जैसी कड़ियों को आपस में जोड़ा, तो उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है। सोचो जरा, उस वक्त टीवी पर दुनिया भर के नेता चिल्ला रहे थे कि इराक के पास विनाशकारी परमाणु हथियार हैं, वहां की सरकार बदलनी है, या सिर्फ ये पूरी लड़ाई सिर्फ तेल के कुओं पर कब्जे के लिए है।
लेकिन डॉक्टर साला का दिमाग कह रहा था कि कहानी में कोई बहुत बड़ा झोल है। विनाशकारी हथियार किसी 5000 साल पुराने पिरामिड के अंदर नहीं छिपे होते, न ही सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट के लिए बेबीलोन के ऐतिहासिक स्टार गेट को मलबे में मिलाने की जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, तेल का कुआं इराक के नेशनल म्यूजियम के अंधेरे तहखाने के किसी अलमारी में बंद नहीं हो सकता। और यही वो मोमेंट था जब डॉक्टर साला ने एक ऐसा रिसर्च पेपर लिखा जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनके उस पेपर का नाम था सद्दाम और स्टारगेट, टास्क फोर्स 20 का असली मकसद क्या है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टास्क फोर्स 20 कोई काल्पनिक नाम नहीं था, बल्कि अमेरिकी सेना का एक बहुत गुप्त स्पेशल ऑपरेशन यूनिट थी, जिसे जंग के दौरान सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट और बेहद संवेदनशील चीज़ों को रिकवर करने का काम सौंपा गया था। डॉक्टर साला ने अपनी थ्योरी में एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने लिखा कि युद्ध शुरू होने से ठीक कुछ साल पहले सद्दाम हुसैन गुपचुप तरीके से रूस, जर्मनी और फ्रांस के पुरातत्व वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर इराक के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी खुदाई करवा रहे थे। इस खुदाई का मकसद कोई सोने का खजाना ढूंढना नहीं था, बल्कि उनका काम प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के एक पोर्टल यानी कि स्टारगेट डिवाइस को ढूंढना और उसे दोबारा चालू करना था। स्टारगेट यानी एक ऐसा रास्ता जिससे ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने या आयाम में सीधे कदम रखा जा सके। इस थ्योरी के मुताबिक जो 5000 सुमेरियन सिलेंडर सील्स म्यूजियम के तहखाने से गायब हुई थी, वे कोई सजावट की कलाकृतियां नहीं थी। वो असल में प्राचीन काल के वैज्ञानिकों द्वारा पत्थरों पर उकेरे गए जटिल नक्शे, ब्लूप्रिंट्स और रिवर्स इंजीनियरिंग की पूरी तकनीक गाइडलाइन थी। सुमेरियन लिपि की रहस्यमय आकृतियों के पीछे उस स्टार गेट को चलाने का पूरा फॉर्मूला छिपा था। अमेरिकी सरकार को डर था कि अगर सद्दाम हुसैन ने उन मोहरों की मदद से उस प्राचीन पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया तो दुनिया का पूरा पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने सद्दाम के कामयाब होने से पहले ही एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की, यानी समय से पहले हमला करके उस पूरे डेटा सेट को ही अपने कब्जे में ले लिया। अब जाहिर सी बात है कि पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट या टास्क फोर्स 20 में से किसी ने भी इस पागलपन जैसे लगने वाली थ्योरी पर कोई जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े अखबारों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी कहकर भुला दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 4 साल बाद जून 2007 में लास वेगास के एक होटल के बंद कमरे में 2 रिसर्चर एक कैमरा और माइक्रोफोन सेट कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट कैमलॉट नाम की वेबसाइट चलाते थे, जिनका काम था उन विसल ब्लोअर्स का इंटरव्यू लेना जो अपनी पहचान छुपाकर दुनिया को सच बताना चाहते थे। उस दिन कैमरे के सामने जो शख्स बैठा उसने अपना नाम डैन ब्यूरिश बताया। डैन का दावा था कि वो एरिया 51 में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं और उन्होंने मैजेस्टिक 12 नाम की एक खुफिया सरकारी कमेटी के साथ काम किया है जो 1940 के दशक से एलियंस और परग्रही तकनीकों पर नजर रख रही है। जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो डैन ने एक ऐसी बात कही जिसने कैमरे के पीछे बैठे लोगों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर डैन ब्यूरिश ने होटल के उस कमरे में बैठकर इराक युद्ध और उन 5000 मोहरों के बारे में ऐसा कौन सा राज उगल दिया। दोस्तों, होटल के उस शांत कमरे में लगे कैमरे की लाल लाइट जल रही थी और डैन ब्यूरिश बिना किसी झिझक के माइक्रोफोन पर अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने प्रोजेक्ट कैमलॉट के इंटरव्यूअर्स को बताया कि दुनिया की सुपर पावर्स यानी यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और नाटो ने मिलकर पिछले कुछ सालों में दुनिया भर से कम 50 ऐसे इंसानों द्वारा बनाए गए उपकरणों को ढूंढकर नष्ट किया है जो इस धरती के सबसे बड़े रहस्य से जुड़े थे। डैन ने वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए समझाया कि ये उपकरण असल में आइंस्टीन रोसन ब्रिज तक पहुंचने का जरिया थे। विज्ञान की भाषा में आइंस्टीन रोसन ब्रिज का मतलब होता है एक वॉर्म होल, यानी स्पेस और टाइम के ताने बाने को चीर कर बनाया गया एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता जिससे पलक झपकते ही ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर पहुंचा जा सके। वैसे तो आज भी हमारे वैज्ञानिक इसे सिर्फ कागजों और गणित के समीकरणों में ही सच मानते हैं, लेकिन डैन का दावा था कि ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। इस धरती पर कुछ ऐसी खास जगहें मौजूद हैं जहां ये प्राकृतिक वॉर्म होल्स काम कर रहे हैं और सरकारों को इस बात की पूरी जानकारी है। और दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब इंटरव्यूअर कैरी कैसिडी ने डैन के आंखों में देखते हुए सीधा सवाल पूछा, क्या इराक भी उन्हीं खास जगहों में से एक था? डैन ब्यूरिश ने कैमरे के सामने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, यस, 100%। डैन ने उस प्राचीन स्टारगेट तकनीक की ऐसी बारीक जानकारियां दी जो किसी आम इंसान के दिमाग की उपज नहीं हो सकती थी। उन्होंने बताया कि इस मिशन में किए गए स्टारगेट के 3 मुख्य हिस्से थे।
एक प्रोजेक्शन कंपोनेंट, एक रिंग कंपोनेंट और एक बैरल कंपोनेंट। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस स्टारगेट तकनीक और उसके साथ जुड़ी लुकिंग ग्लास यानी कि भविष्य देखने वाली टाइम ट्रेवल तकनीक को समझने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जिस डेटा का इस्तेमाल किया था, वो डेटा उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं सुमेरियन सिलेंडर सील्स से मिला था। अब करने का एक बेहद गुप्त ऑपरेशन था। यही वजह है कि आज तक दुनिया के किसी भी कोने में या ब्लैक मार्केट में वो 5000 मुहरें दोबारा कभी नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो पेंटागन के किसी ऐसी तिजोरी में बंद है जिसका रास्ता किसी को नहीं मालूम। खैर, क्योंकि आप सब इस रहस्यमय सफर में मेरे साथ यहाँ तक आ पहुंचे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में टारगेट लिखकर जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे कौन से खोजी दोस्तों ने इस कहानी के आखिरी छोर तक का सफर पूरा किया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इराक में उस पुराने म्यूजियम के तहखाने में ब्रह्मांड का कोई गुप्त रास्ता छिपा था? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही अनसुने, रहस्यमयी और सुपर नेचुरल फिनोमेना की गहराई में उतरना पसंद है, तो फिर देर किस बात की है, अभी के अभी उस लाइक और सब्सक्राइब के बटन को पूरे जोर से दबा दो, ताकि हमारी दोस्ती का ये सफर आगे भी ऐसे ही चलता रहे। अपने इस दोस्त को ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने दिमाग की खिड़कियों को हमेशा खुला रखिए और बहुत जल्द आपसे मिलूंगा इतिहास के एक और नए